बरसात की एक शाम बागए गुलगांव के दो आदमी करीम की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों से साफ जाहिर था कि वह लोग काफी मायूस हैं। आज जहां यह सभी लोग मिलकर करीम की चाय 2-3 प्याले पी जाते हैं, वहां कोई आज एक प्याला चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा मुसीबत को लेकर बहुत परेशान था। इसी दौरान गांव के वर्तमान हेडमास्टर जमीरुद्दीन साहब करीम की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे शमीम, मोहसिन, तुम लोग यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे इस गाँव में आए हुए इतने महीने हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या मुसीबत आन पड़ी है। आइए मौलवी साहब बैठिए, आपकी चाय तैयार है, करीम ने कहा। मौलवी साहब, मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ हाँ करीम, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना। मुझे ठीक है, बहुत देर से सर दर्द हो रहा है। और हाँ, तुम लोग बताओ भी नहीं कि हुआ क्या है, इतने गमगीन क्यों हो? असल में क्या है ना मौलवी साहब, शमीम ने कहा, हम सभी लोगों का आज दिल बहुत उदास है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गाँव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी दिल बहल जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हो गया? आप तो जानते ही हो मौलवी साहब कि हमारे गांव में कोई दवाखाना नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 कोस दूर जाना पड़ता था। दवाखाना पहुंचने से पहले ही तो कितनों की जान चली गई। इसीलिए हम सभी मिलके अपने पैसे जोड़ जोड़ के इस गाँव में एक दवाखाना बनवाया। लेकिन क्या, हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। दवाखाना तो तैयार है पर खाटें तो खरीदनी बाकी रह गई हैं। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है, मौलवी साहब बोले। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वह तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, आरजू नगर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दिया तो जो दौलत आएगी, उम्मीद है उससे दवाखाने की सभी खाटें आ जाएंगी। क्या कहते हो? ये आप क्या फरमा रहे हैं मौलवी साहब? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरे तो बस यह 1 साल की नौकरी बाकी है। मैंने तो ठान लिया है, जो मोहब्बत यहाँ मिल रही है, मैं तो बाकी की उम्र यहीं गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्यों नहीं? वैसे भी यह तो बड़ा ही पुण्य का काम है। खुदा ऐसे मौके बार बार नहीं देता। शमीम, मोहसिन और करीम की आंखों में जैसे आंसू आ गए हों। तीनों ने हाथ जोड़कर जमीरुद्दीन मौलवी का शुक्रिया अदा किया। अरे यह क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल पड़ेंगे। काफी अरसे से कुछ लोग मुझसे वह जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात बन गई तो उन्हीं को बेच देंगे। अगले दिन सुबह जमीरुद्दीन, शमीम और मोहसिन आरजूनगर की तरफ चल पड़े। जब वह रेलगाड़ी में सवार थे, बाहर बहुत जोर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान सियाह बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मोहसिन ने कहा, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। जमीरुद्दीन ने जवाब दिया, इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? वहाँ एक दरिया भी तो पार करना होगा। आपका गाँव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन से उतरने के बाद पहले हम लोगों को दरिया के किनारे पहुँचना होगा, फिर वहाँ से नाव लेके दरिया पार करके जाना होगा। मेरा गाँव है। ऐसे ही बात करते करते वक्त गुजरता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वही 3 उतरे थे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है, चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते हैं या नहीं। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा दूसरे दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गहरा था। घने सियाह अंधेरे ने चारों तरफ जैसे एक रहस्यमयी माहौल बना दिया था। वह स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ ने वह हसीना कर रुके। यहीं टट्टू मिलता था। आज तो एक भी सवारी नहीं दिखाई दे रही। इतने बरसात के मौसम में क्या ही मिलेगा? किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी बरसात की रात में भी कोई आखिरी गाड़ी से यहाँ आ भी सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं, जमीरुद्दीन ने कहा। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर फिर से बारिश आ गई तो वह तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद दूर से एक बग्घी आने की आवाज आई। लगता है कोई बग्घी आने की आवाज। बग्घी आ रही है, इधर ही रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्ते पर एक बग्घी आती हुई दिखाई दी। जमीरुद्दीन ने उस सारथी को देखते ही पहचान लिया। कहीं नहीं, अरे रहीम भाई, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए। वह शख्स जमीरुद्दीन को थोड़ी देर देखता रहा, फिर बोला, अरे जमीरुद्दीन, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी रहीम भाई, मैं तो ठीक हूँ। यह दोनों हैं शमीम और मोहसिन। मैं जिस गाँव में अभी मौलवी हूँ, यह दोनों उसी गाँव से हैं। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। रहीम भाई, आप हमें दरिया के किनारे ले चलोगे क्या? शायद आज रात की आखिरी नाव मिल जाए। रहीम ने कहा, इस बरसात की रात में नाव मिलेगी? अच्छा चलो देखते हैं। बैठो चलो। शमीम, चलो उठो, ये आखिरी मौका है। अगर यह निकल गया तो सारी रात यहीं रुक के बारिश में भीगना पड़ेगा। चलो चलो। सभी लोग बग्घी पर जाके बैठ गए। अंधेरे में ही बग्घी आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद जमीरुद्दीन ने रहीम से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई रहीम भाई, फिर भी आप अभी भी बग्घी चलाते हो? आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? हाँ होता था पहले, अब नहीं होता है। पहले होता था, अब नहीं होता है। इसका क्या मतलब? वो कुछ नहीं। तुम तो बहुत दिनों बाद आरजूनगर आए हो।
हम लोगों को तो भूल ही गए हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रहीम भाई। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ से आमतौर पर आना जाना नहीं हो पाता। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूँ। गाँव में मेरे वालिद की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूँ। बेच दोगे? क्यों, कोई मुसीबत आन पड़ी? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गाँव में मैं रहता हूँ अभी, उस गाँव के सभी लोगों ने अपनी जमा पूंजी से दवाखाना बनवा तो दिया है, लेकिन उस दवाखाने की खाटें खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वह जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है जमीरुद्दीन, तुम सचमुच आरजू नगर का फख्र हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो ना, ये शमीम, मोहसिन, यह सभी भी किसी से कम थोड़े ही हैं। ऐसे ही गुफ्तगू चलते चलते सभी लोग दरिया के किनारे आ पहुंचे। जब तीनों ने दरिया की तरफ देखा तो दरिया बहुत तेज बह रहा था। जो दरिया हर वक्त शांत रहता था, वह आज बिल्कुल जुदा नजर आ रहा था। दरिया के किनारे कुछ नावें बंधी हुई थीं, लेकिन चलाने वाला कोई भी नजर नहीं आया। जो सोचा था वही हुआ, एक भी मल्लाह घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है और फिर बारिश, कोई क्यों आएगा? अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। मौलवी साहब, आज रात बारिश में भीग के ही गुजारनी पड़ेगी। लगता है अब क्या होगा मौलवी साहब? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में सियाह बादल फिर से छाने लगे थे। दरिया की तरफ से हल्की हल्की सर्द हवा भी चलनी शुरू हो गई थी। रहीम भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वो तीनों बात कर रहे थे तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? रहीम भाई बोलिए ना, क्या फरमाना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी और अभी तो कोई मल्लाह भी नहीं है घाट पर जो नाव से अपने घर जा सकोगे। उसके बजाय एक काम करो, वो देखो सामने ही मेरा मकान है। सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। हाँ सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी तो कितनी बार आपकी बग्घी में स्टेशन गया हूँ। आपको आपकी घर से बुला के क्यों परेशान करूं? शमीम, मोहसिन, और तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज की रात वहीं गुजार लेते हैं। रहीम भाई ने आज हमारा कितना बड़ा एहसान किया है, क्या बताओ? हाँ, मोहसिन ने कहा। मोहसिन ने सही कहा, हम रहीम भाई के मकान पर ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सभी लोग मिलकर रहीम के मकान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह मकान के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी बदबू आने लगी। अंदर से मानो बहुत दिनों बाद कोई इस मकान को खोल रहा हो। रहीम भाई, मकान के अंदर इतनी बदबू क्यों? यह फर्श भी कैसा भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में यह मकान तो अक्सर बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी बग्घी लेकर बाहर ही रहता हूँ और पानी शायद खिड़की से अंदर आया होगा। कमरे के कोने में एक टूटी हुई खुली खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मकान में खाना तो कुछ नहीं है। मैं तो अपनी बग्घी लेकर बाहर ही रहता है। मैं तो अपनी एग्जाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी फिक्र ना करो। इतने खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते, खुदा ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। और आप कहाँ रहोगे? मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, आप हम लोगों के साथ सो जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कहकर रहीम बाहर चला गया और वह तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तभी गहरी रात में अचानक जमीरुद्दीन की आंख खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई मकान से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। जमीरुद्दीन शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी। जो वह काम कर रहा था, जैसे कि वह किसी की परवाह किए बगैर ही किया जा रहा था। यह आवाज कहाँ से आ रही है? चलो, अब सोया नहीं जाता। जमीरुद्दीन तेजी से उठा और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। रहीम भाई मकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। मोहसिन, शमीम, उठो, जल्दी उठो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शमीम और मोहसिन दोनों नींद से जाग गए। जमीरुद्दीन ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया। अरे रहीम भाई कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। आपने ठीक देखा था मौलवी साहब? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो तो बाहर। वे तीनों मकान के पीछे वाले पेड़ की तरफ चल दिए। यह देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है। लगता है मैंने रहीम भाई को यही देखा था। लगता है मानो जैसे कि वह चाह रहे थे कि मैं नींद से उठकर यह देखूं। देख तो शमीम, क्या है? वह मिट्टी को हाथ से थोड़ा हटाने पर शमीम को सिक्कों से भरी हुई एक मटकी नजर आई। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे सिक्के हैं सच में, लेकिन यह है किसके? रहीम भाई भी कहाँ चले गए? ठीक है, वह दूसरों के सिक्के हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं। वह जैसे था उसको वैसे ही रख दो अच्छे से और चले आओ वहाँ से। ठीक उसी वक्त वह पेड़ जैसे हिल उठा। तीनों ने ऊपर देखा तो वहाँ लंबे पैरों वाला एक नकाबपोश चेहरा बैठा हुआ था। डरो मत जमीरुद्दीन, मैं रहीम हूँ। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम वक्त के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में गाँव का फख्र हो जमीरुद्दीन। तुम चाहते तो यह सिक्के आसानी से ले सकते थे और मैं एक अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने तो टिक भी नहीं पाता, जहाँ तुम्हें सिक्कों की इतनी जरूरत है और यहाँ इतने सारे सिक्के हैं। लेकिन क्या, मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूँ। एक दिन मैं अपनी बग्घी लेकर लाइन के उस पार जा रहा था, ऐसे में एक रेलगाड़ी आके, खैर उस बात को, मैं मर तो चुका हूँ, लेकिन मेरे बचाए हुए सिक्कों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था, आज मुझे वह मिल
मिल गया। आप लोगों से बात करके ही मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हैं। मैंने बस थोड़ा जांच लिया। बस यह सिक्के ले जाओ और दवा खाने के लिए लगा दो। तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है जमीरुद्दीन। यहाँ जो सिक्के हैं उससे दवा खाने का काम पूरा हो जाएगा। रहीम भाई, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। आप सब लोग अच्छे से रहना। सब लोग अच्छे से रहना। यह कहते हुए रहीम का डरावना चेहरा हवा में गायब हो गया। वह तीनों बस सिक्कों से भरी हुई मटकी को देखते रह गए। बारिश की रात, एक भूतिया मकान में बिताए हुए वह पल उन लोगों के दिलो दिमाग में पूरी तरह से कैद होकर रह गया।